हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स स्टीमर। संजय गुप्ता पेश करते हैं स्टीमर। लेखक तरुण कुमार भाई, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन मनु सुलेख व रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। भाप यानी स्टीम की जबरदस्त शक्ति से कौन वाकिफ ना होगा। एक पूरी रेलगाड़ी को खींच सकता है स्टीम इंजन। समुद्र की छाती पर स्टीमर भाप की शक्ति से ही दौड़ता है। मगर आज जिस स्टीमर का जिक्र हम यहाँ करने जा रहे हैं वो समुद्र में दौड़ने वाला स्टीमर नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक गैंगस्टर है जो कभी भी कहीं भी हो सकता है। आज स्टीमर मौजूद था इंद्रप्रस्थ इंडोर स्टेडियम में, जहां फ्री स्टाइल रेसलिंग का मुकाबला अपनी चरम सीमा पर था। लाखों करोड़ों रुपए जैकब पर दांव पर लगे थे। जैकब जैकब, मेरा 50,000 जैकब की जीत पर। जैकब की जीत पक्की ही नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर विनय वहां ड्यूटी पूरी करने के साथ ही फ्री स्टाइल कुश्ती का भी आनंद ले रहा था। निश्चित रूप से जैकब ही जीतेगा। मेरा 1 करोड़ रुपया बर्गर की जीत पर। बर्गर की जीत पर वो पर जीत तो जैकब रहा है। हाँ, पर अभी वो जीता नहीं है और मुझे बाजी पलटते देर नहीं लगती। परख नली में से निकली भाप और स्टीमर के वस्त्रों के बीच में से उठी भाप आपस में गड़बड़ हो गई। किसी को भी वह दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा था जो अब उस फ्री स्टाइल का पूरा हुलिया बदल देने वाला था। ओह! जैकब का पूरा जिस्म पसीने से ऐसे भरभरा गया जैसे समुद्र में डुबकी लगाकर आया हो। क्या हो रहा है मुझे। बर्गर की उस बर्गर की उस एक जबरदस्त टक्कर से ही रेत की मीनार की तरह ढह गया जैकब। सॉरी, बर्गर के लिए स्वर्णिम अवसर था। अब मेरी बारी है। बर्गर की उस एक जबरदस्त टक्कर से ही रेत की मीनार की तरह ढह गया जैकब। 1 2 3 4 5 10। ये तो कमाल हो गया। पर ऐसी लड़ाइयों में ऐसे कमाल होते रहते हैं। जैकब की जीत पर पैसा लगाने वालों में मौत का सन्नाटा छा गया। जैकब के शरीर से निकली वह स्टीम जहां से आई थी वहीं समा गई। मगर जैकब मरा नहीं था। तब स्टीमर ने एक कार्ड निकालकर उस पर कुछ लिखा और गूंगा, जीत का पैसा ले लो। मगर बर्गर की उस अनोखी जीत को किसी और ने भी देखा था और स्टीमर को अब उसी के पास पहुंचना था। स्टीमर, तुमने तो कमाल कर दिया, पर तुमने ये किया कैसे। तुम आम खाओ नेता। मैंने क्या कैसे किया ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं। जिस तरह मैं ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, उस तरह तुम भी मुझे जानने की कोशिश मत करो। तुमने सारा पैसा एडवांस देकर मुझे अपने किसी काम के लिए बुलाया और मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हें अपने काम करने के अंदाज की एक झलक दिखा दी। अब तुम मुझे मेरा काम बताओ। रहस्यमय व्यक्ति के अड्डे पर उधर दीवार की ओर देखो। तुम्हें इस औरत को ख़त्म करना है जिसे सारा देश मैडम रिया के नाम से जानता है। कल शाम 3 बजे यह बैलून मेले का उद्घाटन करने सफदरजंग एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है। मैं चाहता हूं कि यह काम वहीं पर हो जाए। टक। बैलून मेले के उद्घाटन के लिए पहुंच चुकी थी मैडम रिया। आइए मैडम, बैलून मेला आपके शुभ कर कमलों द्वारा उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा है। सॉरी, मैं 1 घंटा लेट हूँ। कोई बात नहीं मैडम। तड़ 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 कट। इंस्पेक्टर विनय की सतर्क निगाहें वहाँ किसी अवांछित व्यक्ति की खोज में लगी थी जो वहाँ किसी हादसे का कारण बन सकता था। इधर फ्लाईओवर पर खड़ी उस कार के गर्म रिएटर से उठी भाप के साथ ही वातावरण में उठती चली गई वह भाप भी। वातावरण में जन्म ले रहा था वह खतरनाक हथियार। इधर उड़ने लगे वे बैलून, इधर वह रहस्यमय भाप मौत बनकर उस जिस्म के अंदर प्रवेश कर रही थी, जिसके दूसरे पल में मैडम रिया अचानक ही तड़प कर नीचे गिर पड़ी। ओ नो, ओ गॉड, इनके मुंह से तो खून बह रहा है। क्या हुआ मैडम रिया को। ये तो पसीने से तरबतर हो गई। एम्बुलेंस लाओ जल्दी। मैडम रिया की ओर देखता इंस्पेक्टर विनय अचानक बेइंतहा चौंक पड़ा। मैडम की नासिकाओं से बाहर आती एक अदृश्य सी स्टीम दिख रही है। मैडम की हालत इस वक्त बिल्कुल ऐसी है जैसी कि कल रिंग में जैकब की हो गई थी। जैकब के मुंह से खून नहीं निकला था, मगर वह भी बिल्कुल ऐसे ही पसीने से लथपथ हो रहा था। ओह, स्टीम की वो लहर उस कार की ओर जा रही है और मैडम की अफरा तफरी में मेरी और किसी का भी ध्यान नहीं है। मैं हैंगर में जाकर बन सकता हूँ परमाणु। वह रहस्यमय चीज़ इसी कार के अंदर गई है और मैं इसमें मौजूद दोनों हत्यारों को बचकर नहीं निकलने दूंगा। कार अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। अरे, गाड़ी अचानक ही कैसे रुक गई। कार के पिछले पहिए उठे हों तो वह आगे नहीं बढ़ती शैतान। हाँ, यदि ऐसे सड़क से टकरा जाए तो दौड़ सकती है। भाम और कड़क। ये होश गुम घूसा तेरे होश उड़ा देगा। ता। अरे ये क्या, दूसरा आदमी तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ कपड़े पड़े हैं। यानी कार में एक ही व्यक्ति था और वही हत्यारा है। और वो यही है जो कार ड्राइव कर रहा था और मेरे प्रहार के बाद अब उठकर खड़ा हो रहा है। मगर गूंगा के हाथ में दिखाई पड़ी एक विचित्र पिस्टल।
कुकर की सीटी से सौर उबड़ा। ओह, इसने मुझ पर गर्म भाव का प्रहार किया है। स्टीम पिस्टल को मुझे इसके हाथ से छुड़ाना होगा। ताक खटाक, यह नक्सीर घूसा तेरा नाक फोड़ देगा। बोल, बता, क्यों किया तूने मैडम रिया पर हमला? अब तुझे लॉकअप में ही होश आएगा। था प्रकाश वहां से जाता परमाणु उन कपड़ों की ओर भी देख लेता जिनमें अब हरकत हो रही थी। सूर्य से ही अपनी बेल्ट पर बंधे सोलर यंत्र से मैं हीट लेकर भाप बनाता हूँ। तेरी किस्मत अच्छी है परमाणु कि इस वक्त सूर्यास्त हो चुका है और इस वक्त जितनी स्टीम मेरे पास थी वो यहाँ तक वापस पहुँचने में ख़त्म हो गई है। जबकि उधर थाने में इंस्पेक्टर विनय ने शुरू की पूछताछ। सबसे पहले अपना नाम बता। शायद तो बिना मार खाए जवाब नहीं देगा। अपना नाम बक वरना खाल खींच लूंगा मैं तेरी। मुंह से खून उगल दिया उसने, मगर जवाब न उगला। उसकी चुप्पी इंस्पेक्टर विनय का क्रोध भड़का रही थी। नाम बताओ अपना। ये कुछ नहीं बताएगा सर। क्या मतलब? आपके आदेश के मुताबिक पुलिस फाइल में जब इसकी तलाश शुरू की गई तो इसकी केस हिस्ट्री आसानी से मिल गई। इसका नाम सुभाष दुगड़े है। ये भाड़े का हत्यारा है। अपराध की दुनिया में ये गूंगा के नाम से जाना जाता है। यह गूंगा होने के साथ साथ बहरा भी है। अभी तक पकड़ा नहीं गया था, पहली बार परमाणु ने इसे पकड़ा है सर। ओह अच्छा, तुम जाओ। यह भाड़े का हत्यारा है तो इसका मतलब उसे मैडम रिया की हत्या के लिए भी भाड़े पर लिया गया होगा। तो फिर इसका मतलब कि असली मुजरिम अभी भी पर्दे के पीछे है। सर, आपके लिए कमिश्नर साहब का फ़ोन है। ठीक है, मैं आता हूँ। हवलदार भीम सिंह, लॉकअप में ताला लगा दो। ये अगर बोल और सुन नहीं सकता तो लौट कर मैं अपनी पूछताछ इससे लिख और लिखवा कर करूँगा। इसकी फाइल में साफ लिखा है कि ये मैट्रिक पास है। कमिश्नर को मैडम रिया से संबंधित अभी तक की सारी जानकारियाँ उसने दी। मैडम रिया के शरीर के अंदर के ऑर्गन्स ऐसे कुमला गए हैं जैसे उन्हें तेज भाप से जला दिया गया हो। डॉक्टर उन्हें बचाने की चेष्टा कर रहे हैं पर वो सीरियस है। गूंगा से भी पूछताछ कर रहा हूँ। उम्मीद है कि असली मुजरिमों को मैं जल्दी बेनकाब कर दूंगा। कागज़ कलम मैंने ले लिए हैं। अब अगर उसने मेरे लिखे प्रश्नों का जवाब लिख कर ना दिया तो ओह नो, इसने अपने हाथों के दोनों अंगूठे व उंगलियां चाकू से काट डाली हैं ताकि मैं इससे लिखवा कर भी कोई पूछताछ ना कर पाऊँ। हवलदार भीम सिंह, हवलदार भीम सिंह। यस सर। इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, जल्दी करो, लॉक खोलो। मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर गया था, कहाँ चले गए थे तुम? वो देखो गूंगा ने क्या कर डाला है। मैं टॉयलेट। बड़ा छटा हुआ हत्यारा है। उफ। और ओह हाँ, ठहरो। इंस्पेक्टर विनय ने कागज पर घसीटा और अपनी उंगलियां आगे करो। ओह, क्या बात है सर? इंस्पेक्टर ने पुनः कागज पर कुछ लिखा और उसे गूंगा के सामने कर दिया। सिर हिलाकर बताओ कि क्या तुमने उंगलियां खुद उसी चाकू से काटी है जो तुम्हारे मुंह में दबा था? गूंगा ने जबड़े भींचकर स्वीकार की मुद्रा में सिर हिलाया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे दोनों हाथों की उंगलियां व अंगूठे कितनी सफाई से कटे हैं जैसा कि उन्हें एक झटके में ही काट डाला गया हो। जबकि एक हाथ की उंगलियां व अंगूठा तुम अपने दूसरे हाथ से काटने के बाद तुम दूसरे हाथ की उंगलियां व अंगूठा किसी भी सूरत में नहीं काट सकते थे। अपनी उंगलियां तुमने नहीं काटी बल्कि मुझे भ्रम में डालने के लिए केवल चाकू मुंह में दबाया ताकि मुझे लगे कि सारी उंगलियां तुमने खुद काटी हैं। तो फिर सर उंगलियां कैसे कट गई? ये तो तुम मुझे बता सकते हो हवलदार भीम सिंह कि सिर्फ एक फ़ोन सुनने की देरी में गूंगा की उंगलियां कैसे कट गई। मैं कैसे बता सकता हूँ सर? अपने हाथ दिखाकर, जिन्हें तुम अभी अभी धोकर आए। ओह, तुमने हाथ अच्छी तरह से नहीं धोए हवलदार भीम सिंह। तुम्हारे अंगूठे के नाखून के किनारों पर रक्त के कण अभी भी फंसे हैं। छटाक! बोलो, तुमने अपने फर्ज के साथ ऐसी गद्दारी क्यों की? मुझे माफ़ कर दीजिए सर। गूंगा के यहाँ आने से पहले एक रहस्यमय आदमी ने मुझे गूंगा की गतिविधियों की सारी रिपोर्ट इस सेलुलर पर देने को कहा था। बड़ा ही रहस्यमय आदमी था वो। उसने अपना नाम मुझे स्टीमर बताया था। उसका काम न करने की एवज में उसने मेरे पूरे परिवार को ऐसे उबाल देने की धमकी दी थी जैसे कुकर में आलू बनते हैं। थोड़ी देर पहले जब मैंने उसे यह बताया कि आप गूंगा से लिखवाकर उसका बयान लेने वाले हैं तो उसी के कहने पर मैंने गूंगा की उंगलियां काट डाली। सीखो गूंगा से ही सीखो। तुम अपने फर्ज को फांसी देकर गद्दारी पर उतारा और उसने अपने फर्ज के लिए अपनी उंगलियां तक कटवा ली। मगर अब विनय के लिए गूंगा से किसी भी तरह से पूछताछ संभव न थी। हवलदार भीम सिंह को अरेस्ट करवाने और गूंगा को हॉस्पिटल भिजवाने के बाद अब मुझे मैडम रिया पर हुए प्राणघातक हमले के असली कसूरवार यानी स्टीमर तक पहुंचने के लिए दूसरी तरह से सोचना होगा। अब मुझे पता लगाना होगा कि मैडम रिया की जान लेकर किसे फ़ायदा हो सकता था। सरकार चुनने के इस गहमा गहमी भरे चुनावी माहौल में मुख्य मुकाबला से दो पार्टियों में मैडम रिया इनमें से एक पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से प्रचार कल से शुरू करने वाली थी और निसंदेह उसी पार्टी की जीत पक्की समझी जा रही थी जिसका प्रचार मैडम रिया ने अपने हाथ में लिया है। यानी अगर मैडम रिया का प्रचार रुक जाए तो अपोजिट पार्टी को जीत का पूरा लाभ मिल सकता है और शायद इसलिए मैडम रिया की हत्या की कोशिश उसी दूसरी पार्टी द्वारा की गई होनी चाहिए। लेकिन अगर उस राजनीति का दल को ये प्रचार अभी भी जारी रखने की आशंका हो जाए
तो वो मैडम रिया पर दूसरे हमले की कोशिश भी करेगा, और आज रात को ही करेगा। किसी योजना के ताने बाने बुनने में लगा था इंस्पेक्टर विनय का कुशाग्र मस्तिष्क। सांध्य समाचारों में छपी वह खबर सचमुच किसी की नींद हराम खराब करने वाली थी। सांध्य समाचार। मैडम रिया हमले में बाल बाल बची। प्रचार अभियान कार्यक्रम के अनुसार जल्दी शुरू होगा। कल सिर्फ एक ही बात लोगों की जुबान पर होगी कि आखिर मैडम रिया को जेड सुरक्षा के बीच से भी स्टीमर ने खत्म कैसे कर दिया। पर मुझे सुबह का इंतजार करना होगा। आज की रात इंस्पेक्टर विनय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ये खबर छपवाकर मैंने अपनी चाल चल दी, और अब वहाँ से शुरू होता है परमाणु का काम और स्टीमर का काम। मैडम की देखभाल में लगी नर्स के लिए नाश्ता है। दरवाज़ा खोलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग। कमांडो चाय की ट्रॉली को वहीं छोड़कर बाहर चला गया। उस अलमारी में छिपा और की होल से बाहर देखता परमाणु व्यग्र उठा था। मुझे तो कल रात में ही दूसरे हमले की आशंका थी। स्टीमर रात को क्यों नहीं आया? पर अभी भी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। नर्स को उस वक्त चाय की वाकई सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि वह रात भर की जागी हुई थी। नर्स ने अपने लिए चाय बनाने के लिए केतली का ढक्कन हटाया, और इधर गड़बड़ शुरू होने में अब देर नहीं थी। स्टीमर भाप के रूप में अपने कपड़ों में से निकलकर उस कमरे में प्रवेश करने वाला था। इस गड़बड़ की शुरुआत का पता नर्स की उस कराह से लगा। छनाक! पल भर में ही पसीने से लथपथ होकर लुढ़क गई थी बेहोश नर्स, और अब आगे बढ़ी वो मौत मैडम रिया की ओर। एक अद्भुत रूप में वहां प्रकट हुआ स्टीमर। स्क्रीच! मेरे पहले हमले में तुम बच गई, ये सुनकर मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि मैंने तुम्हारे शरीर को अंदर से भाप से इतना गला दिया था कि इसके बाद कोई बच नहीं सकता। पर अब मैं तुम्हें ऊपर से भी गला डालूंगा। स्टीमर के दोनों हाथों से कुकर की सीटी की तरह छूट निकली तीव्र भाप, जो निसंदेह मैडम रिया के चेहरे से टकराकर उसकी त्वचा को छिलके की तरह उतार डालने वाली थी। मगर दूसरे ही पल आश्चर्य का जबरदस्त झटका लगा उसे। अरे, ये तो पिघल रही है। उफ, धोखा! ये तो मोम की बनी डमी है। उसी पल तीव्र बौछार से बौखला गया स्टीमर। तेरे जिस्म से उठ रही भाप को ठंडी करने के लिए गैस काम आएगी स्टीमर। परमाणु, मैं कब से तेरा यहाँ पहुँचने का इंतजार कर रहा था। मैडम रिया पर किया गया तेरा पहला हमला जानलेवा था स्टीमर। ये चाल तो तुझे फंसाने के लिए मैंने चली थी, तेरा खेल खत्म करने के लिए। अगर तू सूरज को खत्म कर सकता है तो मेरा खेल भी खत्म कर सकता है परमाणु। और सूरज को तू खत्म नहीं कर सकता, जबकि मैं अब तुझे खत्म करके चला जाऊंगा। तड़ाक! परमाणु को उसके रहस्य को समझने के लिए उसको बेबस करना था, जबकि स्टीमर का उद्देश्य उस वक्त परमाणु की मौत था। स्टीम की शक्ति से वह जेट इंजन की तरह घूमता हुआ आगे बढ़ा। परमाणु के निकट पहुंचकर वह गर्म भाप के फव्वारे में बदल गया। इसके पूरे शरीर से इस प्रकार गर्म भाप के फव्वारे कैसे छूट रहे हैं? यह भाप मेरे चेहरे पर जलन मचा रही है, मगर मेरे बाकी शरीर पर चढ़ी एस्बेस्टस की कॉस्ट्यूम की इसकी गर्मी चीर नहीं पाएगी। मगर यह सिर्फ परमाणु का ख्याल था, क्योंकि दूसरे ही पल स्टीमर ने उसके इस भ्रम को धूल चटा दी। ओह, स्टीम का इतना प्रबल वार, जो मेरे एस्बेस्टस की कॉस्ट्यूम को भी चीर कर मेरी त्वचा तक जा पहुंचे। इस बार परमाणु के प्रहारों से बचा तो स्टीम पावर से धराशायी हो गया वार्ड का दरवाजा। साक! अरे ये क्या, अंदर कुछ गड़बड़ है। स्टीमर पर गने उठाने का परिणाम गार्ड्स को भुगतना पड़ा। मगर उस एक पल में ध्यान परमाणु से हटाना स्टीमर को भारी पड़ सकता था। परमाणु रस्सी से इसे बांधने की कोशिश करता हूँ, मगर स्टीमर भाप के भपके की तरह परमाणु रस्सी को भेद कर निकल गया। और अब वो परमाणु के सामने था अपने एक और खतरनाक रूप में। ओह, ये भाप बनकर अब मेरे शरीर में घुसने की चेष्टा करेगा। मुझे इसकी इस कोशिश को विफल करना है। परमाणु ने रबड़ शीट को फाड़कर उसका एक टुकड़ा अपनी नाक व मुंह पर कसकर बांध लिया। स्टीम रेज परमाणु के मुंह व नाक पर बंधी रबड़ शीट से टकरा कर रह गई। इस बार इसकी ये कोशिश सफल नहीं हुई। ठंडा पानी भाप के असर को निष्क्रिय कर देता है। स्टीमर का रुख पलट गया। ओह, यह तो दरवाजे के टूटे छिद्र से बाहर जा रहा है। परमाणु झपट कर बाहर निकला, मगर अरे कहाँ गया? इतनी जल्दी कहाँ गायब? ओह, व्हील चेयर पर बैठे उस व्यक्ति को मैंने कहीं देखा है, या फिर उसके कपड़ों को। याद आया, ये तो बिल्कुल वैसे ही कपड़े हैं जैसे गूंगा की कार में अगली सीट पर आदमी की तरह सीट की पुष्ट से लगे पड़े थे, जिसे देखकर उस वक्त मैं कार में दो आदमियों के होने का भ्रम कर बैठा था। ओह, कहीं स्टीमर का असली रूप यही तो नहीं है? मुझे याद आ गया कि फ्री स्टाइल मुकाबले में इसी आदमी ने 1 करोड़ का दाव खेला था, और ये दाव जीत भी गया था। उस वक्त भी इसने अपनी स्टीम पावर से जैकब को परास्त किया होगा, मगर अब मैं इसे बचकर नहीं जाने दूंगा। स्टीमर भी खतरे को भाग गया। तो मुझे नहीं पकड़ पाएगा परमाणु। मैं स्टीम पावर से कुर्सी समेत उड़ जाऊंगा। ओह, इसकी व्हीलचेयर तो रॉकेट बन गई। तो क्या हुआ, मैं भी तो उड़ सकता हूँ। परमाणु समझ रहा है कि मैं डर कर भाग रहा हूँ, पर मैं भाग नहीं रहा।
मैं तो परमाणु को मौत के मुंह में ले जा रहा हूँ। परमाणु उसके पीछे पीछे उस चैम्बर में समा गया। परमाणु के भीतर प्रवेश के साथ ही खटाक के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। फड़ाक! इसी के साथ परमाणु को किसी खतरे का आभास हो गया। परमाणु, देख इस जगह को, ये कुकर है जिसे मैं अब भाप से भर दूंगा, जिसमें तू दाल चावल या आलू की तरह उबल जाएगा। फक फक। वाकई ऐसा होने जा रहा था। ओह, इतनी तेज भाप तो मेरे चेहरे व मस्तिष्क को झुलसा देगी। भले ही मेरे शरीर पर एस्बेस्टस की पोशाक हो, मगर यहाँ तो सांस के साथ जो हवा अंदर जाएगी वो भी अत्यधिक गर्म होगी। यानी ये मेरे अंदर भाप के रूप में प्रवेश करे या ना करे, मगर यहाँ मेरा उबलना निश्चित है। परमाणु की निगाह स्टीमर की बेड पर जा चिपकी। भाप बनाने के लिए 2 तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। नमी तो निश्चित रूप से यह वातावरण से खींच रहा है, मगर इसे हीट कहाँ से मिल रही है? ओह, इसने कहा था कि अगर तू सूरज को ख़त्म करना चाहता है तो मुझे भी कर सकता है। कहीं वो हीट ये सूरज से ही तो ग्रहण नहीं कर रहा? तब तो ये सोलर यंत्र ही होना चाहिए, जिसे मैंने अब अलग कर दिया है। कड़ाक! परमाणु की उस हरकत से बौखला गया स्टीमर। ओह नहीं, मुझे फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। बेल्ट टूटते ही यह घबरा गया है। कुकर में ज़ोरदार सीटी की आवाज़ हुई। स्टीमर सीटी की उस भाप में बाहर निकल गया था। स्टीमर निकल गया। पसीने से लथपथ होता चला गया परमाणु। लेकिन मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा? क्योंकि यहाँ से तो अब सिर्फ भाप ही निकल सकती है। प्रोबोट भी यहाँ मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। और ये दरवाज़ा अंदर से खोलने का तरीका समझने का वक्त नहीं है। अंदर भाप का दबाव इतना है कि इतने समय में तो मैं उबल जाऊँगा। हाँ, एक तरीका हो सकता है। कुकर में सीटी के पास से ही सेफ्टी वाल्व लगा होता है, जो कुकर में ज़्यादा दबाव होते ही फट जाता है। अगर मैं उड़कर कुकर के इस वाल्व तक पहुँचकर उसे हटाने की चेष्टा करूँ तो कोशिश कामयाब हो सकती है। ओह थैंक्स गॉड। स्टीमर भले ही मेरे हाथ से बचकर निकल गया, मगर सोलर बेल्ट टूट जाने से अब वह वापस इंसान नहीं बन पाएगा और धीरे धीरे उसका भाप वाला रूप भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं उससे मैडम रिया की हत्या की सुपारी देने वाले शैतान का पता नहीं कर पाया। परंतु अब उस शैतान ने दोबारा ऐसी कोशिश की तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। स्टीमर भले ही उसके हाथों से बचकर निकल गया था, मगर परमाणु जानता था कि सोलर बेल्ट टूट जाने के बाद उसने उसकी शक्ति को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स तुरुप चाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।